एक गांव में जौहरलाल नाम का जमींदार रहता था। जौहरलाल बहुत ही ईमानदार और दयालु इंसान था। वो हमेशा दूसरों की मदद करता और उन गरीबों से उनका आशीर्वाद लेता। जौहरलाल एक बहुत ही अमीर आदमी था, लेकिन जौहरलाल हमेशा उदास रहता था। भाग्यवान, आखिर हमें कब संतान होगी? भगवान कब हमारा कहा सुनेंगे? देखो जी, अभी जो है वो ऊपर वाले के हाथ में ही है। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो हमें भी संतान की प्राप्ति जरूर होगी। आप ऐसे निराश मत होइए। हाँ भाग्यवान, लेकिन कब? मुझे भी लगता है मेरे बच्चे हो मुझे पिताजी पिताजी करके बुलाए। ये घर को देखो कैसे और कितना शांत लगता है। मेरे बच्चों की आवाजें सुनना चाहता हूँ मैं ये घर में। हाँ जी, मुझे पता है, मैं समझ सकती हूँ। देखना, एक न एक दिन भगवान हमारा कहा जरूर मानेंगे। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन जौहरलाल काम के सिलसिले में दूसरे गांव जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें एक बुढ़िया सड़क के किनारे बैठी दिखाई दी। वो बुढ़िया बहुत ही बीमार और भूखी थी। जौहरलाल अपनी गाड़ी बाजू में रोकते हैं और उस बूढ़ी औरत के पास जाते हैं और उससे, अरे माँ जी, आप यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो? क्या तुम्हें अपना घर नहीं है? अरे नहीं बेटा, मैं तो ऐसे ही रोड पर रहती हूँ और भीख मांगकर ही जो मिले वो ही खाती हूँ। बूढ़ी की बात सुनकर जौहरलाल को बहुत बुरा लगता है और वो उस बूढ़ी औरत को अपने घर लेकर आते हैं और अपनी पत्नी को सारी बात बताते हैं। आपने बिल्कुल ठीक किया, नहीं तो ये बेचारी बूढ़ी माँ कहाँ जाती और भूख के मारे उनका बुरा हाल हो जाता। कुछ दिन बीत जाते हैं। बूढ़ी माँ को अब जौहरलाल के दुख के बारे में पता चल जाता है। तभी बूढ़ी माँ जौहरलाल की पत्नी को एक काढ़ा पिलाती है और कुछ महीने बाद ही जौहरलाल के घर में 2 जुड़वा बच्चियां पैदा होती है। भाग्यवान, आखिर भगवान ने मेरी सुन ही ली और भगवान ने देखो मुझे कितनी सुंदर कन्याएं दी है। हाँ, आपने सही कहा। जौहरलाल की दोनों बेटियां दिखने में बहुत ही सुंदर थी, लेकिन एक के बाल सुनहरे और दूसरी के बाल चांदी के कलर के थे। इसलिए जौहरलाल ने एक बेटी का नाम सोना और दूसरी का नाम रूपा रखा। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अब सोना और रूपा बड़े हो गए थे। एक दिन दोनों अपने पिताजी के पास आकर, पिताजी, देखो ना मेरे बाल कितने खूबसूरत है, एकदम सोने के जैसे। पिताजी, मुझे एक सोने की ड्रेस लाकर दो ना। हाँ बेटी, जरूर। मैं तुम्हारे लिए सोने की ड्रेस जरूर बनाऊंगा। पिताजी, और मुझे? हाँ, तुम्हें भी लाकर दूंगा, लेकिन तुम्हें सफेद रंग का लाकर दूंगा। तुम पर सोने की ड्रेस तो अच्छी नहीं लगेगी। पिताजी की बात सुनकर रूपा नाराज हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। जौहरलाल दोनों से प्यार करता था, लेकिन सोना का रूप इतना सुंदर था कि उसके सामने सब फीके पड़ जाते थे। सोना से हर कोई अच्छे से बात करता, लेकिन रूपा से उससे कोई भी अच्छे से बात नहीं करता था। सोना जो मांगती उसे वो झट से मिल जाता था। एक दिन चाय पीते पीते सोना के हाथ से चाय उसकी ड्रेस पर गिर जाती है। ये वही ड्रेस थी जो उसके पिताजी ने उसे खरीद कर दी थी। तो वो चिल्लाने लगती है, माँ देखो ना, मेरी इतनी सुंदर सोने की ड्रेस खराब हो गई। सोना के पास बैठकर रूपा मोबाइल देख रही थी, तो रूपा मोबाइल में देख हंसने लगती है। तो उसे हंसते देख सोना को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। सोना को लगता है कि रूपा उससे ही हंस रही है, तो वो गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। तो माँ रूपा से, बेटा ऐसे नहीं हंसते, आखिर तुम्हारी छोटी बहन है वो। हाँ माँ, लेकिन मैं उसे नहीं हंसी, मैं तो मोबाइल देख रही थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अब सोना और रूपा बड़े हो गए थे। वो कॉलेज में जाने लगी थी, जहाँ पर राजेश नाम का एक लड़का सोना को हमेशा ही परेशान करता था। तो उस दिन सोना राजेश को सबके सामने बेइज्जत करती है। गेट आउट फ्रॉम हियर। सोना के बात सुनकर राजेश को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। अब उसके मन में सोना से बदला लेने की भावना उत्पन्न हो जाती है और वो मन ही मन, सोना, आज तुमने जो मेरे साथ किया है ठीक नहीं किया। तुम्हें इसकी सजा भुगतनी ही पड़ेगी। एक दिन मदनलाल का जौहरलाल को कॉल आता है और वो उन सबको अपने घर आमंत्रित करता है। मदनलाल जौहरलाल का बचपन का दोस्त है,
जो सरकारी नौकरी पर होने के कारण दूसरे शहर चला गया था। अब हाल ही में वो रिटायर्ड हो चुका था, तो वो अपने गांव वापस लौट आया था। अरे भाग्यवान, आज मुझे मदन लाल का फोन आया था। उन्होंने हमें सह परिवार उनके घर बुलाया है। तो कब निकलना है हमें? कल सुबह निकलते हैं। दूसरे दिन जौहरलाल अपने परिवार के साथ मदन लाल के घर पहुंच जाता है। आओ आओ जौहरलाल, कितने साल बाद मिल रहे हैं भाई। हाँ मदन लाल भाई, बहुत दिन हो गए हमें मिले। दोनों मिलकर खूब सारी बातें करते हैं। घर में सभी एक दूसरे से जान पहचान करवा लेते हैं और शाम के समय सभी हंसी खुशी खाना खाकर सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह मदन लाल जौहरलाल के पास आता है और उससे, अरे जौहरलाल, आज गांव में मेला लगा है, चलो हम भी चलते हैं। हमारी बचपन की यादें ताजा कर लेते हैं और साथ में सबको लेकर चलते हैं। हाँ हाँ चलो, हम सब चलते हैं। रूपा जौहरलाल और मदन लाल की बातें सुन, पिताजी वो मैं। हाँ हाँ मुझे पता है, तुम नहीं आओगी, अब रहो घर पर अकेली। नहीं पिताजी, वो मैं काका के घर के पीछे एक पहाड़ी है, वहां पर जाऊंगी। आपको तो पता है कि मुझे चित्र बनाना कितना अच्छा लगता है। अच्छा ठीक है। हाँ भाई, तुम्हारी बेटी रूपा और मेरा बेटा सेम है। मेरे बेटे को भी मेला भीड़ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जौहरलाल और मदन लाल बातें कर रहे थे कि तभी मदन लाल का बेटा वहां से गुजर रहा था। उसे देख सोना मन ही मन, ये मदन जी का लड़का कितना हैंडसम है, काश मेरी इनसे शादी हो जाए। अब वो सभी मेला घूमने निकल जाते हैं और यहाँ रूपा अपनी ड्राइंग का सारा सामान लेकर पहाड़ी पर जाती है और चित्र बनाने लगती है कि तभी मदन लाल का बेटा मनोज वहाँ आ जाता है और वो रूपा से, आप मेला घूमने नहीं गई क्या? आपको पसंद नहीं है मेला घूमना? अरे वाह, ये चित्र किसने बनाया? क्या आपने बनाया है? वाकई में ये बहुत खूबसूरत है। थैंक्स। और वो क्या है ना कि मुझे भीड़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो मैं मेला घूमने नहीं गई। अब रूपा और मनोज बातें करने लगते हैं। बातें करते करते वो एक दूसरे के बारे में जानने लगे। उनकी कई सारी चीजें एक जैसी थी। वो दोनों एक ही दिन में पक्के दोस्त बन जाते हैं। इतना ही नहीं, उनके मन के भी तार एक दूसरे से जुड़ गए थे। अब सभी घर लौट आते हैं और शाम के समय जौहरलाल अपने पूरे परिवार के साथ घर लौट आता है। घर आने के बाद सोना, पिताजी मुझे मनोज जी से शादी करनी है। मुझे उन्हें देखते ही प्यार हो गया है। वाह वाह, क्या बात है बेटी, बहुत अच्छी पसंद है तुम्हारी। मैं कल ही मदन लाल से बात करता हूँ। दूसरे ही दिन जौहरलाल मदन लाल के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है जौहरलाल, लेकिन एक बार मैं मेरे बेटे से बात कर लेता हूँ। ठीक है मदन लाल, तुम अपने बेटे से बात करके मुझे बताना। अभी मैं चलता हूँ। जौहरलाल अपने घर वापस आता है। कुछ ही देर में मदन लाल का फोन आता है और वो शादी के लिए हाँ कर देता है। 2 दिन बाद ही शादी थी और ये बात राजेश को पता चल जाती है। अब वो अपना भेष बदलकर शादी के घर में आता है और रात के समय चुपचाप सोना के कमरे में चला जाता है। वहाँ पर वो सोना के सुनहरे बाल काट देता है, जिस पर सोना को बहुत ही ज्यादा घमंड था और वहाँ से भाग जाता है। अब हर रोज की तरह उठकर सोना अपने आप को आईने में देखने जाती है तो वो जोर से चिल्ला उठती है, माँ, पिताजी, माँ। सोना की आवाज सुनकर जौहरलाल, रूपा और उसकी माँ सोना के कमरे में भागते हुए जाते हैं तो सोना के कटे बाल देखकर सभी के सभी चौंक जाते हैं और सोना जौहरलाल के गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है कि तभी रूपा कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर देती है और जौहरलाल, अरे 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 अरे, ये क्या हुआ सोना? तुम्हारे बाल कहाँ चले गए? मुझे कुछ भी नहीं पता पिताजी, देखो ना अब मैं क्या करूं। कल हमारी बेटी की शादी है, अब हम क्या करेंगे? तुम बिल्कुल चिंता मत करो सोना, तुम मेरे बाल लगा लो। मुझे तो अब शादी ही नहीं करनी, थोड़े ही दिनों में मेरे नए बाल आ जाएंगे। रो मत बहना। हाँ सोना, रूपा सही कह रही है, अभी के लिए तुम उसी के बाल लगा लो। दूसरे दिन सोना रूपा के बाल लगाकर शादी के लिए बैठ जाती है और मनोज को ये बात पता ही नहीं थी कि उसकी शादी सोना से हो रही है, क्योंकि वो रूपा को चाहने लगा था। अब कुछ ही देर में शादी हो जाती है
और सोना अपने माँ पिताजी से अलविदा कहकर मनोज के साथ चली जाती है। रात के समय जब मनोज अपने कमरे में जाता है तो वहाँ उसे सोना खड़ी दिखाई देती है। तो सोना को अपने कमरे में देख मनोज चौंक जाता है और वो सोना से, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो सोना? मेरी शादी तो रूपा से होने वाली थी ना? क्या? हाँ सोना, मैं रूपा से प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे प्यार करती है। क्या? लेकिन रूपा ने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। सब मेरी ही गलती है। मेरी खुशी के लिए मेरी बहन ने कितना कुछ किया, अपने बाल मुझे दे दिए और तो और अपना प्यार भी। अब नहीं, अब मुझे मेरी गलती सुधारनी ही होगी। दूसरे ही दिन सोना अपने पिताजी के पास आती है और उन्हें सारी बात बताती है। ये बातें सुनकर जौहरलाल को भी बहुत दुख होता है। हे भगवान, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बड़ी बेटी ने अपने बहन के लिए इतना सब किया है। मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ है। मुझे माफ कर देना भगवान। पिताजी, मेरी इच्छा है कि आप रूपा की शादी मनोज जी से करवा दो। हाँ हाँ जरूर, मेरी बेटी की शादी है, वो तो मैं बड़े धूमधाम से करूँगा। अब सोना अपनी बहन से माफी मांगती है और दोनों बड़े प्यार से रहने लगती है। कुछ ही दिनों में जौहरलाल रूपा और मनोज की शादी का बहुत बड़ा नियोजन करता है और रूपा और मनोज की शादी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। रामपुर नाम के गांव में सुधा नाम की एक औरत अपने बेटे रघु के साथ रहती थी। रघु जब 4 साल का था तभी रघु के पिताजी सुभाष रघु और सुधा को छोड़कर किसी और के साथ रहने चले जाते हैं। सुभाष बहुत अमीर घर का आदमी था और सुधा भी अच्छी फैमिली सी थी, लेकिन सुभाष के घर छोड़ जाने पर घर वालों ने रघु और सुधा से बुरा बर्ताव शुरू कर दिया। सभी लोग सुधा को ही गलत समझ रहे थे। एक दिन उसके सास ससुर ने सुधा के माता पिता को घर बुलवाया और उन्हें सुधा के बारे में बहुत कुछ उल्टा पुल्टा सुनाया। उनके सामने ही सुधा के ससुर सुधा से, देखो सुधा, हमारा बेटा बहुत अच्छा था, लेकिन तुम में ही जरूर कोई कमी होगी जिस कारण सुभाष हम सबको छोड़कर यहाँ से चला गया। अब तुम्हें भी यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। चली जाओ यहाँ से अपने बेटे को लेकर। सुधा बहुत गिड़गिड़ाती है कि आखिर उसकी गलती क्या है और वो अपने छोटे बच्चे को लेकर कहाँ जाएगी, लेकिन उसकी बात कोई नहीं मानता। उसके अपने माता पिता ने भी उसे अपने घर ना आने की वार्निंग दे दी। अब वो अपने 4 साल के बेटे रघु को अपने साथ लेकर घर से निकलती है। सुधा चलती जाती है, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। अब वो थकी हारी एक तालाब के पास पहुंच जाती है। बेटा रघु, तुम यही बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। हाँ? अब वो अपने छोटे बच्चे को पेड़ की छांव में रखकर पानी लेने तालाब पर पहुंच जाती है तो उसकी नजर वहीं पर पास में एक छोटे से बतख पर जाती है जो बेहद खूबसूरत था। लेकिन वो खूबसूरत सा बतख किसी ने बिछाए हुए जाल में फंस चुका था और उसमें से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। उसे देख सुधा, वाव, कितना सुंदर है ये। सुधा उस बतख को जाल से मुक्त करवाती है और फिर अपने बेटे को पानी पिलाने के लिए चली जाती है तो वो बतख भी सुधा के पीछे पीछे चलने लगता है। उसे देख सुधा, चलो भागो यहाँ से, अब तुम आजाद हो, जहाँ जाना चाहो वहाँ जा सकते हो, भागो भागो यहाँ से। सुधा के इस तरह से बात करने के बाद भी वो बतख उसके पीछे पीछे ही चल रहा था। अब सुधा अपने बच्चे को गोद में उठा लेती है और उस बतख को प्यार से पुचकारती है और उससे, तुम तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे हो। एक तो हम दोनों को घर से निकाल दिया गया है और तो और हम दोनों का रहने का भी कोई ठिकाना नहीं है, न खाने का। मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती, चलो जाओ अपनी राह पर। लेकिन फिर भी वो सुंदर सा बतख उसके पीछे पीछे ही चल रहा था। अब वो एक गांव में पहुंच जाते हैं जहां पर सुधा अपने लिए काम मांगने लगती है। भैया, कोई काम हो तो दिलवा दो ना, आपका बहुत बहुत भला होगा भैया। उसी गांव में राम नाम का एक भला आदमी रहता था जो सुधा को काम देता है और सुधा से, बहन, क्या तुम खेत में काम कर सकोगी? हाँ भैया, जरूर करूंगी। इस पेट के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। तुम एक काम करो, तुम यहीं पर एक अपनी छोटी सी झोपड़ी बना लो और यही रहो। मुझे हमेशा काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता है। मेरी माँ को भी तुम्हारा सहारा मिल जाएगा। लेकिन तुम हो कहाँ से? भैया, मुझसे ये सब मत पूछिए। बस मैंने आपको भाई कहा है और आपने मेरी जरूरत के वक्त मुझे काम दिया है।
तो मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। अब सुधा वही रहने लगती है। खेत में ही राम की मदद से एक छोटी सी झोपड़ी बनाती है और अब अपने बेटे रघु और बदक के साथ रहने लगती है। खेत में काम करने के साथ साथ राम के माँ की भी देखभाल किया करती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। 1 साल बीत चुका था। अब रघु 5 साल का हो चुका था और वो सुंदर सा बदक भी बड़ा हो चुका था और पहले से ज्यादा बेहद खूबसूरत हो चुका था। एक दिन रात के समय सुधा और रघु खाना खाकर सो जाते हैं। हर रोज की तरह सुबह उठकर सुधा बदक के पास आती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो देखती है कि उस सुंदर से बदक ने एक सोने का अंडा दिया है। उसे हाथ में लेकर सुधा, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही, ये कैसे? तभी बदक बोल उठता है, माँ, मैं एक जादुई सोने का अंडा देने वाला बदक हूँ। तुमने मेरी बहुत सेवा की है। मुझे अपना दूसरा बेटा मानकर खुद भूखे पेट रहकर मुझे खाना खिलाया है। अब मेरी बारी है कि मैं तुम्हें अपनी ओर से कुछ दूं। अब तुम सारी चिंताएं मुझ पर छोड़ दो और ये सोने का अंडा बेचकर अपनी सारी ख्वाहिश पूरी करो। ये सुनते ही सुधा उस बदक को गले लगा लेती है और उसकी आंखों में से आंसू आने लगते हैं। अब वो बदक हर रोज एक सोने का अंडा देता है और सुधा उस अंडे को राम के हवाले कर शहर बेच कर आने के लिए कहती है। अब सुधा ने उसी गांव में एक जमीन खरीदी और वहां बहुत बड़ा घर बनवाया। ये देख गांव के सभी लोग बहुत खुश थे और साथ ही आश्चर्यचकित भी थे। एक दिन सुधा कपड़े धोने के लिए नदी पर जाती है तो वहां पर गांव के सरपंच की पत्नी मीना सुधा से, वाह 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 वाह, क्या बात है सुधा, आजकल तो तुम्हारे कुछ अलग ही ठाठ है। जब इस गांव में आई तब तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, अब क्या कोई खजाना बिजाना मिल गया है क्या तुम्हें? सुधा बेचारी भोले मन से सब कुछ मीना को बता देती है। सुधा की बातें सुन मीना के मन में लालच आ जाता है। वो घर जाकर अपने पति मनोज को यह सारी बात बता देती है। मनोज सिर्फ सरपंच नहीं था, वो इस गांव का सबसे अमीर इंसान था, लेकिन फिर भी लालच के कारण रात के समय मनोज और मीना दोनों मिलकर सुधा के घर घुस जाते हैं और वो सोने का अंडा देने वाले बदक को चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन बदक जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसका शोर सुनकर सुधा भागते हुए बदक के पास जाती है। तब तक मनोज और मीना वहां से भाग चुके थे। सुधा को देखकर बदक भी शांत हो चुका था। सुधा रात भर वहीं पर सो जाती है। अब दूसरे ही दिन से मनोज उस बदक पर नजर रखने लगता है ताकि जब वो अंडा देकर बाहर जाए तो मनोज उसे उठा ले, चुरा ले। एक दिन बदक सुबह अंडा देकर बाहर घूमने के लिए निकलता है। तभी मनोज वो अंडा चुरा लेता है और अपने घर जाकर मीना को दिखाता है। उसे देख मीना, देखा मैंने कहा था ना कि ये सोने का ही अंडा है जिस कारण सुधा अमीर होती जा रही है। उसने खुद मुझे बताया था। मीना, अब मैं इसे अपनी तिजोरी में रख देता हूँ ताकि किसी को हम पर शक न हो। हाँ जरूर, कुछ दिन बीत जाने के बाद हम इसे बेचेंगे। और हाँ, आप हर रोज जाकर देखिएगा, शायद हमें और ज्यादा अंडे मिल जाए। हाँ, इससे हम पूरे गांव में सबसे अमीर बन जाएंगे। अब मनोज अंडे को तिजोरी में रख देता है। हर रोज की तरह सुबह उठकर सुधा जब बदक के पास जाती है तो उसे अंडा कहीं नहीं दिखाई देता। वो मायूस हो जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि उसके घर में अंडे की चोरी हो चुकी है, लेकिन वो चुप रहती है, किसी को कुछ भी नहीं बोलती। अब दूसरे दिन भी मनोज सोने के दूसरे अंडे को चुराने के लिए सुधा के घर बहुत जल्दी पहुंच जाता है, लेकिन सुधा उस रात बदक के पास ही सोती है तो मनोज का अंडा चुराने का वक्त ही नहीं मिलता। अब वो घर जाकर तिजोरी में रखे हुए सोने के अंडे को देखने के लिए जाता है। जैसे ही वो तिजोरी खोलता है तो देखता है कि उसमें अंडे के साथ साथ बाकी के सारे पैसे, सोना, चांदी सब कुछ राख हो चुका है। ये देखकर वो जोर जोर से मीना को आवाज लगाने लगता है। अरे अरे मीना, जल्दी आओ यहाँ, ये देखो हमारे साथ क्या हुआ है। मीना ये देख जोर जोर से रोने लगती है, अपनी किस्मत को दोष देने लगती है और साथ ही अपनी गलती पर पछतावा करती है। हाय, मैं लुट गई, हमारे लालच ने हमें क्या से क्या बना दिया है भगवान। मीना, रो मत, देखो हमारे लालच के कारण ही ये सब हुआ है। अब से हम ये कसम खाएंगे कि आज के बाद हम कभी लालच नहीं करेंगे और कोई चोरी नहीं करेंगे, सबसे अच्छे से रहेंगे। अब जो हुआ सो हुआ,
इस जादुई अंडे ने हमें हमारे लालच के कारण सबक सिखाया है। अब वो दोनों मिलकर सुधा के घर जाते हैं, उसे सारी घटी घटनाएं बताते हैं और उससे माफी भी मांगते हैं। अब वो दोनों सरल रास्ते से चलने लगते हैं और दूसरी ओर सुधा बहुत खुशी खुशी अपने बेटे और बतख के साथ रहने लगती है। अब दिन ब दिन वो तरक्की करती है, साथ ही गांव के हर जरूरतमंद को भी मदद करती है। गांव में सड़कें बनवाती है, तालाब बनवाती है, पूरे गांव को वो हरा भरा कर देती है।